हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। पढ़ाई बढ़िया चल रही है सबकी? बहुत अच्छी पढ़ाई चलनी चाहिए। अभी अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्लांट एनाटॉमी, पौधों की आंतरिक संरचना। पौधे किन सेल से बने हैं, किन टिश्यूज से बने हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी हम पढ़ चुके हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हमने पढ़ लिया। सिंपल परमानेंट टिश्यू में मृदुतक, फिर स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। इंग्लिश में बोलूं तो पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा हम पढ़ चुके हैं। उनका कंपैरिजन भी देख चुके हैं, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किसको क्या पढ़ना है। देखिए, किसी भी जो लिविंग थिंग्स को चलाने के लिए जितने भी टिश्यूज हैं उनका कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारे घर में पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, कड़क होते हैं, है ना। माँ थोड़ी सी कभी कड़क होती है, कभी मुलायम होती है, और दादा दादी तो बहुत ही मुलायम होते हैं। ये सब मिलकर कभी थोड़े कड़क होकर, कभी नरम मुलायम होकर, सब अलग अलग मिलकर और बच्चे की परवरिश करते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार से ये अपने अपने से कोऑर्डिनेशन करके परिस्थितियों को संभालते हैं। कभी किसी परिस्थिति को पिता संभालता है, कभी दादा दादी संभालते हैं, कभी माँ संभालती है ना। तो यदि हम समझे तो जो माँ है वो कभी नरम कभी कड़क, कोलेन्काइमा है। जो दादा दादी है वो पोरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा है। और जो पिताजी हैं वो स्क्लेरेन्काइमा है। बिल्कुल दृढ़ता से ऐसे खड़े रहते हैं, मेरा डिसीजन मतलब मेरा डिसीजन। लेकिन सबके कोऑर्डिनेशन से पूरा घर चलता है और बच्चे सही ढंग से परवरिश उनकी होती है। तो प्लांट्स में भी आप समझ लीजिए कि ये सभी मिलकर पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये मिलकर ही आगे के जो ऊतक हम पढ़ने वाले हैं वो बनाते हैं। जैसे कि अभी अपन पढ़ने वाले हैं जो नेक्स्ट अपन ने प्लांट टिश्यूज पढ़ रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक हमने पढ़ लिया, सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ लिया। अब अगला उसका जो टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल स्थायी ऊतक। ये जटिल स्थायी ऊतक है क्या? जटिल स्थायी ऊतक वे ऊतक हैं जो एक प्रकार की कोशिकाओं से नहीं मिलकर बनते। कई प्रकार की कोशिकाएं मिलकर जटिल ऊतक को बनाती हैं, और वो सभी कोशिकाएं हैं अलग अलग प्रकार की, उनका स्वरूप अलग है, लेकिन वो मिलकर एक ही काम को करती हैं। तब इन्हें कहा जाता है जटिल ऊतक। और चूंकि ये स्थायी होते हैं अतः इन्हें कहा जाता है जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है। तो जटिल स्थायी ऊतक में जो पाए जाते हैं, जो टिश्यू जिनको हम कहते हैं ये जटिल स्थायी ऊतक के प्रकार हैं, उनका नाम है संवहन ऊतक। उन्हें एक्चुअली कहा जाता है संवहन। संवहन यानी वहन करने वाले, ढोने वाले, लाने वाले और ले जाने वाले। वहन करना यानी किसी चीज को लाना और किसी चीज को ले जाना। तो वहन करने वाले जो ऊतक हैं उन्हें कहा जाता है संवहन ऊतक। अब क्या वहन करते हैं? प्लांट के अंदर क्या वहन होना चाहिए भाई? तो प्लांट के अंदर पत्तियां भोजन बनाती हैं तो वो पूरे प्लांट को देती हैं, और जड़ जो है वो पानी खींचती है, खनिज लेती है, वो पूरे पेड़ को देती है। तो जड़ के अंदर कौन है जो ये इस पानी को पूरे प्लांट में लेकर जाता है? पत्तियों में ऐसा कौन है जो बने हुए भोजन को, अपन को पता है कि पत्तियां ही भोजन बनाती है, तो वही भोजन जो बना हुआ है वो जड़ में भी ले जाती है, फलों में भी ले जाती है, पूरे पौधे में ले जाते हैं। ऐसा कौन है? तो ऐसे दो उसमें स्थायी ऊतक है, जटिल स्थायी ऊतक। एक है फ्लोएम और दूसरा है जाइलम। ठीक। अब फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, यानी बने हुए भोजन को पत्तियों से जड़ों तक ले जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर जड़ों से, तनों से लेकर फिर फलों में या पत्तियों में भी पहुंचाता है। दोनों प्रकार का काम करता है वो। केवल पत्तियों से अंगों तक पहुंचाने का काम नहीं, अंगों से पत्तियों तक ले जाने का। अब आप कैसे बोल रहे होंगे, ये कैसा उल्टा बोल रहे हैं हम? भाई, जब पूरा पतझड़ हो गया और पूरी पत्तियां झड़ गई, उस समय पत्तियों में बना हुआ भोजन तनों में ट्रांसफर हो गया, जड़ों में ट्रांसफर हो गया, फल में या फूल में ट्रांसफर हो गया। अब जब पत्तियों को निकलना है, नई पत्तियां निकलना है,
तो वह भोजन जो जड़ में, तने में, कहीं कहीं पर जमा था, वो आकर अब नई सेल्स को जन्म देगा, है ना। तो वो भोजन वापस आएगा पत्तियों में, पत्तियों को बड़ा करेगा। तो फ्लोएम से भोजन दोनों तरफ ही ट्रांसफर होता है, ठीक। इसी तरह जाइलम से जल ट्रांसफर होता है, जाइलम से जल ट्रांसफर होता है जड़ों से लेकर पत्तियों तक, जड़ों से लेकर पत्तियों तक भोजन जल जाता है। और जल ये वाष्पोत्सर्जन करता है, तापमान नियंत्रण करता है, बहुत सारे काम करता है, ये तो हमें पता ही है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये संवहन ऊतक पाए कहाँ जाते हैं, किसी भी प्लांट में किस स्थान पर पाए जाते हैं, कहाँ पर, हमें तो नहीं दिखते। अब आप अपने घर में क्या करते हैं, आपके घर में यदि आपका 1 मंजिल का मकान है, 2 मंजिल का मकान है और आपके छत पर एक टैंक पड़ा हुआ है, पानी का टैंक पड़ा है। अब आपको ग्राउंड फ्लोर से पानी कहाँ चढ़ाना है, ऊपर चढ़ाना है। आप क्या करोगे, कैसे चढ़ाओगे, बाल्टी बाल्टी लेके जाओगे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ाने? नहीं, बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम एक विद्युत मोटर लगाएंगे और मोटर लगाने के बाद उसको पंप, जिसे हम पंप कहते हैं, टुल्लू पंप, उसके द्वारा पानी को कहाँ चढ़ा देंगे, ऊपर की ओर चढ़ा देंगे। तो वो टुल्लू पंप फर्स्ट फ्लोर में या सेकंड फ्लोर में पानी को चढ़ाएगा, किंतु पौधे जो 1 मंजिल लंबे होते हैं, 2 मंजिल लंबे होते हैं, 3 मंजिल लंबे होते हैं, उसमें नीचे जड़ की गहराई से पानी है, वो जड़ों से इतनी ऊपर पानी चढ़ा लेते हैं। तो कैसे चढ़ा लेते हैं भाई, कौन चढ़ाता है, जाइलम। तो जाइलम जब इतना बड़ा कार्य करता है तो वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा जो अलग अलग काम करती होंगी। तो जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। इसी तरह फ्लोएम भी इतने बड़े पेड़ पौधों में पूरा वितरण करता है भाई। आप यदि किसी होटल में जाएंगे तो उसको भोजन एक जगह बनता है और उसको भेजने के लिए इतने सारे वेटर होते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, इतनी सारी टेबल्स हैं, वहां से वो भोजन बना है और उसको एक जगह लाके इकट्ठा करना है। तो उसको लाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। और जब जरूरत हो तो देने का काम भी कौन करता है, फ्लोएम। तो 2 प्रकार के जटिल स्थायी ऊतक हैं, जाइलम और फ्लोएम। आप समझ गए होंगे कि जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम भोजन का संवहन करता है, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये पाए कहाँ जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं जड़ से लेकर तना, तना से लेकर पत्तियों तक, फूलों फलों में, सब जगह पर ये पाए जाते हैं, क्योंकि सबको भोजन की और पानी की जरूरत है। यदि ओरिजिनल लोकेशन इनकी अपन पौधे में ढूंढे कहाँ पर है, तो हमें तने में ये बिल्कुल सेंटर में मिलता है। चाहे वो कोई शाखा हो, कोई भी स्थान हो, वहां पर एकदम सेंटर में एंडोडर्मिस के अंदर, अंतः त्वचा के अंदर ये हमें मिलता है। देखें, ये यहाँ पर हमें ये तना है, तने की यदि हम ट्रांसफर सेक्शन में अनुप्रस्थ काट ले तो ये सबसे जो उसकी बाहरी लेयर होती है, ये सबसे बाहरी लेयर होती है एपिडर्मिस की, और एपिडर्मिस के अंदर की ओर पाई जाती है एक लेयर, किसी किसी में 2 लेयर, किसी किसी में 3 लेयर, ये पाई जाती है हाइपोडर्मिस। इसके बाद कॉर्टेक्स होता है और कॉर्टेक्स के बाद में अंदर में एक राउंड पाया जाता है एंडोडर्मिस का। किसका पाया जाता है, एंडोडर्मिस का। एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल होता है और पेरिसाइकल के अंदर में यहाँ पर इस तरह से डायकॉट स्टेम में संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जिसमें फ्लोएम भी होता है और जाइलम भी होता है। इसमें यहाँ पर ये फ्लोएम है, यहाँ पर जाइलम है और बीच में एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, संवहन ऊतक का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैम्बियम होता है यहाँ पर। तो ये यदि ये मान लीजिए ये कोई तना है, तो इस तने के बिल्कुल सेंटर में, केंद्र में, या ये कोई जड़ है तो इसके बिल्कुल केंद्र में ये संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और ये फ्लोएम। किसी में जाइलम बाहर होगा, किसी में फ्लोएम बाहर होगा।
तो इसमें यदि हम एक डाइकोट स्टेम ले तो उसमें इस तरह से ये पाए जाते हैं, जिसमें फ्लोएम भोजन का संवहन करता है, जाइलम जो है ये जल का संवहन करता है, और जो कैम्बियम है ये कोई संवहन नहीं करता, ये नए नए जाइलम और फ्लोएम बनाने का कार्य करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो जाइलम है या फ्लोएम है ये किन किन कोशिकाओं से बने होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये किन किन कोशिकाओं से बने होते हैं। उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्लोएम। कितने जटिल स्थायी ऊतक हैं? पहला फ्लोएम और दूसरा है जाइलम। जटिल स्थायी ऊतक किसे कहते हैं? ऐसे ऊतक जो एक या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और वे सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं, एक ही कार्य को करती हैं, तो ऐसे ऊतकों को जटिल ऊतक कहा जाता है। और ये चूंकि स्थायी होते हैं, अब ये स्थायी ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के मीन्स, एक जो शुरू में ही जब पौधा बन रहा है तब ये छोटे छोटे होते हैं, छोटे बनते हैं, तब इन्हें कहा जाता है प्राथमिक जाइलम, प्राथमिक फ्लोएम। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है, पत्तियां बढ़ती है, तना मोटा होता है, तो उस समय में जाइलम, ज्यादा जाइलम की जरूरत है, ज्यादा फ्लोएम की जरूरत है। तब इसमें पाए जाने वाला एक कोशिका जिसका नाम है कैम्बियम, वो कैम्बियम तब द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम को बनाती है। द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम दोनों को एक ही कोशिका बनाती है, उसका नाम है कैम्बियम। ठीक है। अब ये जो संवहन ऊतक जिनमें कैम्बियम पाया जाता है उन्हें कहा जाता है खुले संवहन ऊतक, और जिनमें कैम्बियम नहीं पाया जाता उन्हें कहा जाता है बंद संवहन ऊतक। एक बीजपत्री पौधों में संवहन ऊतक में कैम्बियम नहीं पाया जाता, उन्हें कहा जाता है बंद संवहन ऊतक। ठीक, इसको हम और आगे पढ़ेंगे। अभी हम चलते हैं फ्लोएम की ओर। तो फ्लोएम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और फ्लोएम को और क्या कहा जाता है? फ्लोएम को बास्ट भी कहा जाता है। फ्लोएम को बास्ट भी कहा जाता है। ये पौधे में दो प्रकार में, जब पौधा शिशु पौधा है तो शिशु पौधे में जो सबसे पहले पौधा में फ्लोएम बनता है उसे कहा जाता है प्राथमिक फ्लोएम। और जो प्राथमिक फ्लोएम होता है उस प्राथमिक फ्लोएम में बिल्कुल भी फ्लोएम फाइबर्स नहीं पाए जाते। अभी हम बताएंगे फ्लोएम फाइबर्स क्या होते हैं। और ये जो प्राथमिक फ्लोएम है शिशु पौधे में पाया जाता है, और ये किससे बनता है? ये बनता है मेरिस्टेमेटिक, प्रोमेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। प्रोमेरिस्टेमेटिक ऊतक के विभाजन से बनता है। ठीक है, समझ में आ गया कि शिशु पौधे में प्राथमिक फ्लोएम होता है, वो किससे बनता है? वो बनता है प्रोमेरिस्टेमेटिक ऊतक से बनता है। ठीक, अब जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है उसमें ज्यादा पत्तियां होती है, ज्यादा भोजन बनता है, ज्यादा भोजन पहुंचाने की आवश्यकता होती है, तो उस समय में जो बनता है फ्लोएम वो कहलाता है द्वितीयक फ्लोएम। द्वितीयक फ्लोएम किससे बनता है? जैसे जैसे पौधा बड़ा हो जाता है तो उसमें द्वितीयक फ्लोएम बनने लगते हैं। वो बनता है किसके द्वारा? कैम्बियम द्वारा। कैम्बियम। और इस कैम्बियम को चूंकि ये कहाँ पाया जाता है? संवहन ऊतक में, इसीलिए इसे संवहन कैम्बियम भी कहा जाता है या वॉस्कुलर कैम्बियम भी कहा जाता है। संवहन कैम्बियम या वॉस्कुलर कैम्बियम भी इसे कहा जाता है। वॉस्कुलर कैम्बियम से बनता है। ठीक, अब ये जो फ्लोएम है, मैंने कहा ये जटिल ऊतक है, तो जटिल ऊतक है तो कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है?
ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। फ्लोएम 4 कोशिकाओं से बना है और ये चारों कोशिकाएं बिल्कुल अलग अलग है। कोशिकाओं से बनता है और चारों कोशिकाएं बेहतर कॉम्बिनेशन द्वारा काम करती हैं। पहली कोशिका है चालनी नलिका। इंग्लिश में इसे कहते हैं सीव ट्यूब। अभी मैं बताऊंगी इसके बारे में, इसको चालनी नलिका क्यों कहा जाता है। दूसरी जो कोशिका है इसी से जुड़ी हुई, इसकी साथी नहीं, इसके साथ साथ रहती है। जहां जहां पर चालनी नलिका होगी वहां वहां पर इसकी सखी होगी, सखी कोशिका। इंग्लिश में इसे कहा जाता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल, ये कंपेनियन सेल हमेशा इसके साथ मिलेगी, कभी भी अलग नहीं होती, बिल्कुल साथ में जुड़े रहते हैं। जहां भी मिलेंगे दोनों एक साथ ही मिलेंगे और मिलते भर नहीं है, ये इसका पूरा काम करती है। इसका जो भी नियंत्रण है, जो भी मॉडरेशन है, वो सब काम कौन करती है? सखी कोशिका। तीसरा है इसकी कोशिका का नाम फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा, देखिए पेरेन्काइमा आ गया। और चौथी कोशिका है फ्लोएम रेशे, फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम रेशे। अब इन चारों में से ये जीवित कोशिका है, यानी इसमें जीव द्रव्य पाया जाता है। ये जीवित कोशिका है, इसमें जीव द्रव्य पाया जाता है। ये जीवित कोशिका है, इसमें भी जीव द्रव्य पाया जाता है। किंतु ये आजीवित कोशिका है, इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता, पर ये काम करती है। क्या काम करती है? ये इन सबको ढांक कर सुरक्षा देने का कार्य करती है। कौन? फ्लोएम रेशे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि फ्लोएम 4 कोशिकाओं से बना है। चालनी नलिका, भाई इसमें छल्ली के समान छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिससे भोजन यहाँ आ जाता है, इसीलिए इसका नाम चालनी नलिका। ये सखी कोशिका और ये फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे। ये दोनों तो साथी में जुड़ी रहती है और ये जो है ये इसके चारों ओर लिपटा रहता है, वही चारों तरफ इनके आजू बाजू घूमता रहता है। और फ्लोएम रेशे और चारों तरफ रहता है, प्रोटेक्ट करके रखता है इसको। तो इस तरह फ्लोएम की पूरी एक ट्यूब बन जाती है जो जड़ से लेके ऊपर तक जाती है। ठीक है, अभी इसका मैं डायग्राम साथ साथ में आपको भेजती चलूंगी वीडियो के। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको फ्लोएम किससे बना है। अब इसके बाद हम आते हैं किस पर? चालनी नलिका पर। किस पर आते हैं? चालनी नलिका। चालनी नलिका, फ्लोएम की जो पहली कोशिका है वो कौन सी है? चालनी नलिका। तो पहले अपन इसका डायग्राम देख लेते हैं कैसी होती है चालनी नलिका, और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, चालनी नलिका कैसी होती है ना? चालनी आप जानते हैं, छन्नी, जिसको हम छन्नी बोलते हैं विभिन्न चीजों को छानने के लिए। तो जो छन्नी होती है वो कैसी होती है? छन्नी में बीच बीच में क्या होते हैं? छेद होते हैं, है ना? छेद होते हैं। तो ये जो नलिका, एक तो हम इसको बोल रहे हैं चालनी और बोल रहे हैं नलिका।
नलिका मतलब एज अ ट्यूब, ऊपर से लेके नीचे तक, और बीच बीच में इसमें छन्नी लगी है, यानी पूरी एक ट्यूब है जिसमें बीच बीच में हॉरिजॉन्टल छन्नियां लगी हैं। अब प्रश्न ये उठता है, ये छन्नी किस चीज की बनी है, या ये जो नलिका है ये किस चीज की बनी है। नलिका सामान्यतः आप पाइप यदि मैं बोलूंगी तो आजकल पीवीसी पाइप, रबर पाइप, ये सब आपके ध्यान में आएगा, है ना। लेकिन ये पेड़ पौधों में है, जीवित है, तो ये चालनी नलिका किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, पतली भित्ति की होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और इसमें अनुप्रस्थ भित्तियों पर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, यानी पूरी ऐसे गोल नलिका है, उसके बीच बीच में गोल गोल छिद्र पाए जाते हैं। अब ये छिद्र जो है ये चूंकि अनुप्रस्थ भित्ति पर है, और यदि पूरी चालनी नलिका में एक चालनी है, एक चालनी पट्टी है, तो उसे कहा जाएगा सरल चालनी नलिका या सरल पट। और यदि एक नलिका में बहुत सारे पट्ट हैं, अनुप्रस्थ पट्ट हैं, तो उन्हें कहा जाएगा संयुक्त चालनी पट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये क्या होता है, जैसे ही शरद ऋतु आती है तो ये बंद हो जाते हैं। एक पदार्थ जिसका नाम होता है कैलस, ये कार्बोहाइड्रेट से ही बनता है, और ये चालनी नलिका के जो पट्ट हैं उनमें जो छिद्र हैं बारीक बारीक, उनको बंद कर देता है। बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते मतलब भोजन का प्रवाह सभी भागों को रुक जाता है। और जब ये रुक जाता है तो जो भी पत्तियों में जितना भी भोजन है सब क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो फूलों में, फलों में भेज दिया जाता है, नीचे की ओर में नहीं आता। और बाद में पतझड़ होता है, पत्तियां झड़ जाती हैं। बसंत ऋतु जैसे ही आती है तो सारे के सारे छिद्र खुल जाते हैं और नई पत्तियों का उदय होता है। तो ये है चालनी नलिका। क्या क्या पढ़ा अपन? अपन चित्र बनाते हैं, साथ में स्ट्रक्चर को भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो चालनी नलिका कैसी होती है आप इमेजिन करिए। ये एक चालनी नलिका है, फिर इसके नीचे एक और चालनी नलिका है, फिर इसके नीचे एक और चालनी नलिका है, ठीक है। ये एक एक मैंने नलिकाएं बनाई हैं, ये एक एक नलिकाएं हैं, ठीक है। ये एक एक नलिकाएं हैं और इन्हीं से जुड़ी हुई यहाँ पर पाई जाती है सखी कोशिका। कौन सी कोशिका? सखी कोशिका। ये चालनी नलिका है। कौन सी नलिका है? चालनी नलिका। इस चालनी नलिका में यहाँ पर बीच में चालनी पट्ट पाए जाते हैं। यदि हम इसको हटाएं तो यहाँ पर इस तरह के हमको छिद्र दिखाई देंगे। इसी में ही यहाँ पर ये क्या जुड़ी हुई है? सखी कोशिका। हमने इसका अभी बताया कि 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है फ्लोएम में। इसमें भी क्या होगा? अब देखिए, इसमें यदि पूरी नलिका में एक पट्ट है तो इसे क्या बोलेंगे? सरल पट्ट। किंतु यदि किसी नलिका में ये पट्ट बहुत सारे हैं, बीच बीच में बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो इसे कहा जाएगा संयुक्त चालनी पट्ट। क्या कहा जाएगा? संयुक्त चालनी पट्ट कहा जाएगा। अब ये चालनी नलिका, ये सखी कोशिका, और इसी के ही आसपास में ही यहीं पर ही पाई जाती है फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्या पाई जाती है? फ्लोएम पैरेन्काइमा, जिसमें कि क्या पाया जाता है? जीवगव्य होता है और केंद्रक होता है, रिक्तिकाएं होती हैं, भोजन होता है। ये बड़ी रिक्तिका है, इसमें ये पाई जाती है। और इसी में ही साथ में क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है ये है फ्लोएम फाइबर। क्या है ये? फ्लोएम फाइबर। यहाँ पर भी चालनी नलिका हो सकती है, जिसमें बीच बीच में क्या हो सकते हैं? चालनी पट्ट हो सकते हैं, ठीक। ये पूरा हो गया एक फ्लोएम, ठीक। अब इसमें से ये क्या है? ये है कौन सी नलिका? चालनी नलिका, SIEVE सीव ट्यूब। ये पूरी ट्यूब है, ठीक। और यहाँ पर चूंकि अनुप्रस्थ पट्ट एक है, इस पट्ट के कारण इसे क्या कहा जा रहा है? चालनी, ठीक। यहाँ से छन कर पदार्थ जाता है। इस प्लेट को कहा जाता है सीव प्लेट। ये कहा जाता है सीव प्लेट। अब इसकी ये जो भित्ति है, ये किस पदार्थ की बनी हुई है?
ये भित्ति किसकी बनी हुई है, हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये भित्ति बनी हुई है। चालनी नलिका की भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की पतली भित्ति होती है, सेल्यूलोज की पतली भित्ति होती है। फिर इसमें अनुप्रस्थ भित्ति पर छिद्र होते हैं। ये है इसकी अनुप्रस्थ भित्तियां। अनुप्रस्थ भित्ति पर छिद्र होते हैं, जिसके कारण वो कैसी दिखाई देती है, छन्नी के समान। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, चालनी नलिका। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं पाया जाता इसमें। और ये जब केंद्रक नहीं होता तो फिर ये काम कैसे करती है, इसका नियंत्रण कौन करता है, तो इसका नियंत्रण करती है इसकी सहेली। सहेली यानी सखी कोशिका, कंपेनियन सेल। वो इसका क्या करती है, नियंत्रण करती है, इसके पूरे कार्यों का नियंत्रण करती है। अब जो दो समीपस्थ नलिका, ये जो समीपस्थ चालनी नलिका है, इनके जीव द्रव्य के मध्य का जीव द्रव्य आपस में जुड़ा रहता है, आपस में जीव द्रव्य रेशे द्वारा जुड़ा होता है। और जीव द्रव्य रेशे को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक, दो समीपस्थ नलिकाओं का जो जीव द्रव्य है आपस में जीव द्रव्य रेशे, जिन्हें प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं, उनके द्वारा जुड़ा होता है। इन्हें जीव द्रव्य तंतु भी कहा जा सकता है। फिर इसके बाद में इसमें और क्या होता है, इसमें जीव द्रव्य रेशे, जीव द्रव्य तंतु, या कहीं कहीं साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मोडेस्मेटा भी लिखा होगा, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब देखिए इसमें इस तरह से तो यहाँ पर अनुप्रस्थ भित्तियां होती ही हैं, कभी कभी इसमें साइड वाली वॉल पर भी, पार्श्व वॉल पर भी छिद्र पाए जाते हैं। पार्श्व भित्ति पर पाए जाने वाले छिद्र को पार्श्वपट्ट कहते हैं, पार्श्वपट्ट कहते हैं। ठीक, अब साइड में जो पाए जाते हैं उन्हें तो पार्श्वपट्ट कहते हैं। तो अनुप्रस्थ को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ में भी दो प्रकार है। दो प्रकार कौन से हैं, पहला, यदि एक पट्ट हो, यदि एक पट्ट हो तो उसे कहा जाएगा, जैसे इसमें केवल एक पट्ट है तो उसे क्या कहा जाएगा, सरल चालनी पट्ट या सिंपल सीव प्लेट। ठीक, और यदि एक ही नलिका में, जैसे कि इसमें है, बहुत सारे सीव प्लेट्स हो तो उसे क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, बहुत सारे हैं तो संयुक्त, अधिक हो तो संयुक्त चालनी पट्ट कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब है, इसमें भी पहले जब ये जन्म लेती है तो इसमें कोशिका द्रव होता है, केंद्रक होता है। जैसे जैसे ये प्रौढ़ हो जाती है तो इसका केंद्रक जो है वो विलुप्त हो जाता है, जीव द्रव समाप्त हो जाता है। फिर इसका नियंत्रण सखी कोशिका करती है। इसकी भित्ति पतली होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है और केंद्रक बिल्कुल नहीं होता। अनुप्रस्थ भित्ति पर छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम चालनी कहते हैं, चालनी पट्ट कहते हैं। दो समीपस्थ जो चालनी नलिका होती है, इनके बीच में भी क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिससे जीव द्रव इनका आपस में जुड़ा रहता है। और उन छिद्रों से जो जीव द्रव जुड़ जाता है उसे जीव द्रव रेशे या जीव द्रव तंतु कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा भी कहा जाता है। अच्छा, अब यदि किसी चालनी नलिका में, देखिए इतना बड़ा संसार, इतने सारे पौधे हैं, तो उसमें यदि किसी चालनी नलिका में एक अनुप्रस्थ भित्ति है तो उस प्रकार के अनुप्रस्थ भित्ति छिद्र वाली, तो उसे क्या कहा जाएगा,
सरल चालनी पट्ट। और यदि एक ही नलिका में बहुत सारे अनुप्रस्थ पट्ट है, सीव प्लेट है, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? संयुक्त चालनी पट्ट कहा जाएगा। ठीक। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसमें जानने के लिए कि जब शरद ऋतु आती है, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे कि शरद ऋतु में क्या होता है? शरद ऋतु में सीव प्लेट, चालनी पट्ट के छिद्र बंद हो जाते हैं। कैसे बंद हो जाते हैं भाई? चालनी पट्ट के छिद्रों पर एक पदार्थ जम जाता है जिसका नाम है कैलस। क्या नाम है? कैलस। पर कैलस नामक पदार्थ जमता है जो किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट से। और छिद्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। जो किससे बना? ये बिल्कुल आपको याद रखना है। किससे बना होता है ये? कार्बोहाइड्रेट से। क्या नाम है इसका? कैलस। किससे बना होता है ये? कार्बोहाइड्रेट से। तो शरद ऋतु में सी प्लेट के जो छिद्र हैं ये बंद हो जाते हैं। किस पदार्थ से? कैलस नामक पदार्थ से। किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट से बनता है। अब ये बंद हो गए तो ये क्या बंद ही रहेंगे? क्या खुलेंगे नहीं? खुल जाते हैं भाई, आने जाने का रास्ता चाहिए भोजन को। तो उस समय कब खुलते हैं? जब बसंत ऋतु आती है, जब पतझड़ हो जाता है, नई पत्तियां उगनी है, उस समय में बहुत सारे फूलों की बहार आनी है, उस समय में बसंत ऋतु में ये कैलस से जो छिद्र बंद हुए हैं ये कब खुल जाते हैं? बसंत ऋतु में खुल जाते हैं। ये अलग से एक चीज है जो आपको याद रखनी है। बसंत ऋतु में खुल जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब इसमें क्या, अब ये सीव ट्यूब है, इसमें चालनी नलिका, इसमें क्या बह रहा है? क्या आ जा रहा है इसमें? इसमें जीव द्रव्य और पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन दोनों मिक्स होकर बहता है। ये बिल्कुल बात याद रखनी है अपन को कि चालनी नलिका में जीव द्रव्य और क्या? भोजन मिक्स होकर बहता है। ठीक। दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है कि कैलस नामक पदार्थ इसको शरद ऋतु में बंद करता है जो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। तीसरी बात हमें याद रखनी है कि ये कैलस नामक पदार्थ बसंत ऋतु आते आते हट जाता है। फिर हमें और क्या याद रखना है कि चालनी नलिका का नियंत्रण कौन करता है? सखी कोशिका। चालनी नलिका और सखी कोशिका जब उत्पन्न होती है तो एक ही कोशिका से उत्पन्न होती है। धीरे धीरे इनका डिवाइडेशन हो जाता है। जो चालनी नलिका है उसमें छिद्र बन जाते हैं, चालनी नलिका से केंद्रक गायब हो जाता है, तो उसका नियंत्रण फिर कौन करती है? सखी कोशिका। ठीक है, ये आपके लिए बहुत जरूरी चीजें जो चालनी नलिका से संबंधित थी ये आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। चालनी नलिका के बाद दूसरी कोशिका कौन सी है? सखी कोशिका। ठीक, तो सखी कोशिका हम देखते हैं सखी कोशिका कैसी होती है। सखी कोशिका में जो सखी कोशिका है कैसी होती है, कैसे बनती है? सखी कोशिका का जन्म चालनी नलिका के साथ में ही होता है। ये जीवित होती है। देखिए कहाँ पर है ये है हमारी सखी कोशिका। और इसमें केंद्रक भी होता है, इसमें रिक्तिकाएं भी होती हैं, इसमें जीव द्रव्य भी पाया जाता है। ये है सखी कोशिका, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल है जो बिल्कुल चालनी नलिका के बाजू में है। इसकी कंपेनियन सेल यहाँ पर है, ये इसके साथ में यहाँ पर जुड़ी हुई है। हर जो भी जितनी भी सीव ट्यूब्स होंगी सबके साथ में क्या पाई जाएगी? कंपेनियन सेल। तो इसके बाजू में भी है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, रिक्तिका पाई जाती है और ये सीव ट्यूब का नियंत्रण करती है। अब ये जो सीव ट्यूब है इसकी विशेषताएं, क्या विशेषताएं है? ये जीवित होती है, लंबी होती है और चालनी नलिका के साथ साथ चलती है। तो पहला क्या विशेषता है किसकी? अब हम देखिए, याद रखना है आपको। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सखी कोशिका। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? चालनी नलिका, सखी कोशिका।
ये कैसी होती है? जीवित होती है। और ये लंबी होती है, चालनी नलिका के बाजू में पाई जाती है। चालनी नलिका के बाजू में हमेशा मौजूद रहेंगी। है भाई, इनका नाम ही है सखी कोशिका, साथ में रहेंगी तो हमेशा साथ में ये पाई जाती है। और ये क्या करती है? ये चालनी नलिका का जैविक नियंत्रण करती है। चालनी नलिका का जैविक नियंत्रण करती है। चालनी नलिका का जैविक नियंत्रण करती है। चालनी नलिका को कंट्रोल में रखती है, क्योंकि चालनी नलिका का केंद्रक विलुप्त हो जाता है उसके प्रौढ़ होते होते तक। तो इसका पूरा काम कौन करती है? सखी कोशिका। भाई तुम अपना काम करो, मैं तुम्हारा काम साथ साथ में करती जाऊंगी। अच्छा, अब अपन को याद रखना है कि ये जो सखी कोशिका है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किस में पाई जाती है और किस में नहीं पाई जाती। तो ये किस में पाई जाती है? केवल पुष्पीय पौधों में पाई जाती है। केवल पुष्पीय पौधों में पाई जाती है। पुष्पीय पौधे मतलब एंजियोस्पर्म, पुष्पीय पौधों में पाई जाती है। किसमें नहीं पाई जाती? एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में। सॉरी, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा। पुष्पीय पौधे तो मतलब एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म व टेरिडोफाइटा में नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती भाई? सखी कोशिका। ठीक, तो क्या पढ़ा अपन ने अभी सखी कोशिका के बारे में? जीवित होती है, लंबी होती है, चालनी नलिका के बाजू में हमेशा मौजूद होती है, चालनी नलिका का जैविक नियंत्रण करती है, क्योंकि सखी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, चालनी नलिका का लिप्त हो जाता है। ये केवल किसमें पाई जाती है? पुष्पीय पौधों यानी एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। किसमें नहीं पाई जाती? जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में। और इसकी उत्पत्ति चालनी नलिका के साथ साथ एक ही कोशिका से होती है, बाद में दोनों अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा अभी? सखी कोशिका के बारे में। यानी फ्लोएम का जो सेकेंड पार्ट, चालनी नलिका पढ़ लिया हमने, और सेकेंड कौन सा था? सखी कोशिका। ये दोनों हमने पढ़ लिए। अब हम फ्लोएम का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे, फ्लोएम पैरेनकाइमा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? फ्लोएम पैरेनकाइमा। फ्लोएम पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा मीन्स मृदुतक, मृदुतक है और फ्लोएम के पास है, फ्लोएम को बना रहा है, इसलिए इसे कहा जा रहा है फ्लोएम पैरेनकाइमा। ये जीवित कोशिकाएं होती है, पतली भित्ति की कोशिकाएं होती है, लंबी होती है, जीव द्रव्य सघन रूप में पाया जाता है, जिसमें कि केंद्रक, रिक्तिकाएं सभी कुछ पाया जाता है। ये पोषण प्रदान करते हैं और भोजन के आदान प्रदान में भी सहायता करते हैं। तो पैरेनकाइमा है, मृदुतक है, ये फ्लोएम में सखी कोशिका और सीव ट्यूब के फाइबर के बीच बीच में ये पाया जाता है। ये जीवित कोशिकाएं होती है। कैसी कोशिकाएं होती है? जीवित कोशिकाएं होती है फ्लोएम पैरेनकाइमा। ये क्या करती है? ये भोजन का मुख्य कार्य क्या है इनका? भोजन का संग्रह और आवश्यकता पड़ने पर भोजन के परिवहन में भी सक्रिय रूप से भाग लेती है। भोजन का परिवहन करती है। जीवित कोशिका है, भोजन का संग्रह करती है, भोजन का परिवहन करती है। जीवित कोशिका से मतलब क्या हुआ भाई? क्योंकि केंद्रक पाया जाता है, जीवद्रव्य पाया जाता है और ये बना हुआ जो भोजन यहाँ वहां है उसको संग्रह करती है। धीरे धीरे सप्लाई का भी काम जब जरूरत पड़े तो कर देती है। और क्या काम करती है? ये जो फ्लोएम पैरेनकाइमा है
इसके ही रेशे भी बनते हैं, रेशे भी प्राप्त होते हैं इससे। और फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है इसकी कोशिकाएं बाद में आजू बाजू में रेशे का भी निर्माण करती चलती है। भोजन का परिवहन भी करने में ये आवश्यकता पड़ने पर सहायक होती है। ये किसमें नहीं पाई जाती? द्विबीजपत्री रेननकुलस एक द्विबीजपत्री पौधा है, आप याद रखेंगे। इसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा अनुपस्थित होता है। रेननकुलस नामक पौधे में फ्लोएम पेरेन्काइमा अनुपस्थित होता है। और किसमें अनुपस्थित होता है? एक बीजपत्री पौधों में। एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें एक बीजपत्री पौधों में ये नहीं पाया जाता। एक बीजपत्री पौधे यानी जैसे सारे के सारे अनाज। इस चित्र में हमें फ्लोएम पेरेन्काइमा कहाँ दिख रहा है? ये है फ्लोएम पेरेन्काइमा की कोशिकाएं। ये जीव द्रव्य भरा हुआ है, लंबी लंबी कोशिकाएं हैं। ये सीव ट्यूब सखी कोशिका के बीच बीच में पाई जाती है। ये क्या करती है? इनमें केंद्रक होता है, ये अपना नियंत्रण खुद कर सकती है, भोजन का संग्रह भी करती है, भोजन के परिवहन में भी भाग लेती है। किसमें नहीं पाई जाती? रेननकुलस नामक द्विबीजपत्री पौधे में नहीं पाई जाती और एक बीजपत्री पौधों में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये हमने फ्लोएम की तीसरे नंबर की कोशिका पढ़ ली। कौन सी? फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सबसे लास्ट चौथी कोशिका जो पाई जाती है, चौथा पार्ट इसका फ्लोएम पेरेन्काइमा का, और उस पार्ट का नाम है फ्लोएम फाइबर। क्या नाम है उसका? फ्लोएम फाइबर है उसका नाम। जैसे ही भी हम फ्लोएम फाइबर बोलते हैं यानी तंतु हमारे दिमाग में आ जाता है, और तंतु यानी धागे के समान रचना, फ्लोएम रेशे या फ्लोएम फाइबर। ये फाइबर है, रेशे हैं। तो जनरली जितने भी फाइबर्स बनते हैं प्लांट्स में, या तो वो रेशे स्क्लेरेन्काइमा से बने होते हैं, दृढ़ ऊतक से बने होते हैं। और हमें मालूम है कि जो दृढ़ ऊतक होते हैं वो कैसी कोशिकाएं हैं? जीवित है या मृत? मृत कोशिकाएं हैं। कैसी कोशिकाएं हैं? मृत कोशिकाएं। ये चौथा भाग है, ये मृत कोशिकाएं होती हैं। मृत कोशिका होती है, लंबी और पतली होती है, फिर यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। क्योंकि ये मृत होती हैं, बहुत इनकी भित्ति बहुत मोटी होती है, तो उसके कारण ये क्या करती हैं? यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। यांत्रिक सहारा क्यों आवश्यक है भाई फ्लोएम को? नहीं तो कोशिकाएं दब जाएंगी, अंदर से भोजन नहीं जा पाएगा, तो चारों तरफ से कवरिंग रहेगी मोटी, तो ये दबेंगी नहीं। क्योंकि तना धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे मोटा होता जाता है। कोशिकाएं यदि दब जाएंगी भोजन को पहुंचाने वाली, तो क्या भोजन का परिवहन हो पाएगा? नहीं। तो उसको कौन बचा कर रखता है? फ्लोएम फाइबर। इससे क्या प्राप्त होते हैं? इससे रेशे प्राप्त होते हैं। कौन कौन सी पौधों से रेशे प्राप्त होते हैं? जैसे अलसी, जूट, सन, ये सब रेशे, जो हमें रेशे धागे प्राप्त होते हैं, तंतु प्राप्त होते हैं पौधों से, तो वो क्या होता है वास्तव में? फ्लोएम फाइबर। ये मृत कोशिकाएं होती हैं जो लंबी पतली होती हैं, इनकी भित्तियां बहुत मोटी होती हैं, और ये पौधे को जो फ्लोएम को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। जैसे जैसे पौधे की मोटाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्राथमिक फ्लोएम से के बाद कैम्बियम द्वारा द्वितीयक फ्लोएम भी बनाए जाते हैं। और जो प्रारंभिक फ्लोएम है वो केंद्र की ओर आते जाते हैं, बाहर की ओर निकलते जाते हैं। धीरे धीरे द्वितीयक फ्लोएम भी बढ़ते जाते हैं, जिनमें सखी कोशिका की मात्रा, फ्लोएम पेरेन्काइमा की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा रहती है। फ्लोएम फाइबर भी अधिक होते हैं और इनसे ज्यादा मात्रा में रेशे प्राप्त होते हैं। फ्लोएम फाइबर, फाइबर ही मीन्स रेशे, और यही रेशे हमें
पौधों से प्राप्त होते हैं। अलसी, जूट, पटसन, ये सब रेशे हैं जो हमें क्या होते हैं। कपास रेशा नहीं है, कपास तो बीजों की कवरिंग है। ये रेशे प्राप्त होते हैं और इनसे फिर वस्त्र या जो चटाई या रस्सी जो भी बनाई जाती है। ठीक, तो बच्चों आपने आज क्या पढ़ा? अपन ने आज हमने पढ़ा किसके बारे में? फ्लोएम के बारे में। जटिल स्थायी ऊतक, ये स्थायी ऊतक है जो पहले तो प्रोमेरिस्टेम से प्राथमिक बनता है, प्राथमिक स्थायी ऊतक बनता है और जैसे जैसे तना मोटा होता जाता है तो द्वितीयक स्थायी ऊतक जो बनता है वो कैम्बियम से बनता है। उसमें ये स्थायी ऊतक में 2 प्रकार के स्थायी ऊतक पौधों में पाए जाते हैं, फ्लोएम और जाइलम। आज के वीडियो में हमने फ्लोएम के बारे में पढ़ा कि फ्लोएम में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहला चाली नलिका, दूसरी सखी कोशिका, तीसरी फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा फ्लोएम फाइबर। चारों के बारे में हमने पढ़ा और आशा है आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जहां भी आपको लगता है मेन पॉइंट है आप बिल्कुल कॉपी में अलग से नोट करिए और ध्यान से पढ़िए। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, बाय।